हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे क्राइसिल, आइक्रा, केयर, स्मेरा, ओनिक्रा, ब्रिकवर्क्स। तो इन सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग का। तो क्रेडिट रेटिंग एक मेजरमेंट है एक बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस का। क्या बताया मैंने आपको? क्रेडिट रेटिंग एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है? एक बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस का। यानी अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है तो क्या उस लोन की वो टाइम पर रीपेमेंट कर देगा, और साथ में उस लोन के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है क्या वो पर्सन उस इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पर करता रहेगा। इस चीज के लिए एक पर्सन का क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट करते हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का। मेजरमेंट करते हैं उसकी बैकअप की हिस्ट्री का, क्या उसने टाइम पर लोन पे किया या नहीं किया। इसके लिए उस पर्सन को क्रेडिट रेटिंग की जाती है और उसको रेट दी जाती है, यानी एक तरीके से उसका सिविल चेक किया जाता है। तो देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं बाद में देखेंगे, पहले हमें क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखो, पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए को 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मिस्टर ए कहाँ जाता है? एसबीआई बैंक के पास जाता है और बैंक में अप्लाई करता है लोन के लिए। तो क्या एसबीआई बैंक मिस्टर ए को जाते ही 5 लाख रुपए लोन की अप्रूवल दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। पहले एसबीआई बैंक मिस्टर ए का क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, यानी उसका सिबिल चेक करेगा। ये चेक करेगा कि क्या मिस्टर ए ने पहले कोई लोन लिया है। अगर लोन लिया है तो क्या लोन की अमाउंट और उसके ऊपर बनने वाला इंटरेस्ट टाइम पर पे किया था या नहीं किया था। मान लो उसने लोन नहीं लिया पहले कभी, तो उसकी इनकम का सोर्स चेक किया जाएगा कि उसकी इनकम का सोर्स क्या है। क्या उसके पास रेगुलर इनकम है या फिर रेगुलर इनकम नहीं है। यानी एसबीआई बैंक ने मिस्टर ए को 5 लाख रुपए का लोन देने से पहले क्या चेक किया? उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया है, यानी उसका सिबिल चेक किया है। अगर मिस्टर ए का सिविल बैंक की नजर में 750 से अबो आता है, वैसे सिविल की नॉर्मल रेंज क्या है? 300 से लेकर के 900 के बीच में है लेकिन उसका स्कोर अगर 750 से अबो आता है तो मिस्टर ए, जिसने बैंक में अप्लाई किया था लोन लेने के लिए, वो लोन लेने के लिए एबल हो जाएगा। तो अब एसबीआई बैंक क्या करेगा? देन मिस्टर ए क्रेडिबल है तो लोन लेने के लिए, यानी अगर उसका सिविल स्कोर 750 से अबो आता है तब क्या है? मिस्टर ए योग्य है किसके लिए? लोन लेने के लिए। तो यहाँ पर उसको जज कर दिया, यहाँ पर उसकी रेटिंग कर दी। यहाँ पर मिस्टर ए की क्रेडिट रेटिंग कर दी है कि मिस्टर ए का सिविल स्कोर 750 से अबो है, यानी पीछे की जो बैकअप की हिस्ट्री है, यानी जो उसने लोन लिया था या फिर जो इसके इनकम के सोर्स है, उसके बेस पर मिस्टर ए योग्य हो गया है लोन लेने के लिए। तो अब देखो क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग क्या लिखा है। क्रेडिट रेटिंग एक मेजरमेंट है। क्रेडिट रेटिंग इज ए मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन का मेजरमेंट किया जाएगा या एक बिजनेस का मेजरमेंट किया जाएगा। एबिलिटी टू रीपे ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रीपे कर पाएगा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ये 5 लाख रुपए का लोन और उस पे जितना इंटरेस्ट बनता है वो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मिस्टर ए के ऊपर। बेस्ड ऑन इनकम, ये उसकी इनकम के सोर्स पे डिपेंड करेगा। एंड पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री, और उसके पास्ट की हिस्ट्री चेक की जाएगी। तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग क्या बताया है कि क्रेडिट रेटिंग एक मेजरमेंट टूल है जो किसी एक सिंगल पर्सन या एक बिजनेसमैन को लोन देने से पहले उसकी बैकअप की हिस्ट्री और उसकी इनकम का सोर्स चेक किया जाता है कि क्या उस पर्सन के ऊपर जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगेंगी क्या उसकी वो टाइम पर रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये है क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग। ये मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल पर्सन के रिगार्डिंग बताया है। यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है बिजनेस के ऊपर। अब बिजनेस क्या है? जब बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो या तो बिजनेस क्या करता है? इक्विटी शेयर्स इशू करता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करता है, या फिर क्या है? डिबेंचर्स इशू करता है। हम बात करेंगे सिर्फ डेट सिक्योरिटी की, यानी जब अगर एक कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है और कंपनी क्या इशू कर रही है? कंपनी इशू कर रही है डेट।
कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, यानी कंपनी डेट सिक्योरिटी के थ्रू अगर मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो क्या उसको डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा? जब मिस्टर ए को बैंक से डायरेक्ट लोन नहीं मिला तो एक बिजनेस को मार्केट से डायरेक्ट पैसा कैसे मिल जाएगा? यहाँ पर लोन देने से पहले मिस्टर ए का क्रेडिट स्कोर चेक हुआ है। तो इसी सेम तरीके से एक बिजनेस को जब कोई भी इंडिविजुअल यानी पब्लिक लोन देती है, यानी उसके डिबेंचर्स को परचेज करेगी, उससे पहले उसका क्रेडिट स्कोर चेक करेगी। अब वो कैसे चेक होता है, कौन उस स्कोर को चेक करता है, वो देखो आगे। अब देखो एक बिजनेस की किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग की जाती है। देखो हमारे पास मान लो हम एग्जांपल लेते हैं टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी को नीड है 5 करोड़ रुपए की। तो टाटा कंपनी 5 करोड़ रुपए मार्केट से कलेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी के अंदर ना तो इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर रही है और ना ही प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर रही है, बल्कि मार्केट के अंदर डेब्ट को इश्यू कर रही है। यानी मार्केट के अंदर डेट को इश्यू करके डिबेंचर्स को इश्यू करके क्या करना चाहते हैं, ये 5 करोड़ रुपए कलेक्ट करना चाहते हैं। अब टाटा कंपनी कहाँ जाती है, मार्केट के अंदर डिबेंचर्स को इश्यू करती है। अब जब डिबेंचर्स को मार्केट के अंदर इश्यू करने के लिए जाती है कंपनी, तो वहां पर आगे मार्केट के अंदर कौन मिलती है, सेबी मिलती है। सेबी एक बॉडी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक बॉडी बनाई गई है कि ये मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है इन्वेस्टर के रिगार्डिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी इस टाटा कंपनी को बोलती है, हाँ जी कहाँ चले। तो टाटा कंपनी क्या बोलती है कि मैं डिबेंचर्स को इश्यू करके मार्केट से मनी कलेक्ट करना चाहती हूँ, यानी एक तरीके से मैं लोन लेना चाहती हूँ। तो सेबी बोलता है दिखाओ आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो बोला टाटा कंपनी बोलती है कौन सी क्रेडिट रेटिंग, कहाँ की क्रेडिट रेटिंग। तो सेबी ने टाटा कंपनी को क्या बोला कि सबसे पहले आप जो ये डेब्ट इशू कर रहे हो ना, इन डेट सिक्योरिटी की पहले आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। अब ये कंपनी बोलती है ये रेटिंग कहाँ से होती है, तो सेबी ने बताया कि आपको अपनी डेट सिक्योरिटी की क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वहां पर अप्लाई कीजिए। वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपकी इन सिक्योरिटीज का क्या करेंगे, पहले रेटिंग देंगे। रेटिंग देने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर इन डेट को इश्यू करके क्या कर सकते हो, मनी कलेक्ट कर सकते हो। तो क्या बताया, जब एक कंपनी को डेट इश्यू करके मनी कलेक्ट करती है तो मनी कलेक्ट करेगी, मार्केट में इश्यू करेगी डेट को, तो लेकिन उससे पहले क्या करवानी पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। तो एक क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए ये कंपनी वापस आती है और वापस आकर के ये कंपनी किसके पास अप्लाई करती है, अप्लाई टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। यानी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्राइसिल है, आइक्रा, केयर, स्मेरा, ओनिक्रा, इनके पास में क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग के लिए अप्लाई करती है कि इन सब में से किसी भी एक एजेंसी के पास में बोलती है कि आप मेरे जो सिक्योरिटी हैं इन डेट सिक्योरिटी की क्या कीजिए, क्रेडिट रेटिंग कीजिए। क्रेडिट रेटिंग कभी किसी कंपनी की नहीं होती, बल्कि कंपनी के जो सिक्योरिटीज हैं, कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग की जाती है। तो इनमें से किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास टाटा कंपनी अप्लाई करती है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स का, मुझे अपनी सिक्योरिटी की क्रेडिट रेटिंग करवानी है, ठीक है। फॉर रेटिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, इसने अप्लाई किसके लिए किया था, अपने डेट इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए, ठीक है। अब इन क्रेडिट रेटिंग के अंदर चेक किया जाता है, चेक किया जाता है कि रिस्क का एनालिसिस किया जाएगा। रिस्क का एनालिसिस क्या मतलब क्या है, डेट सिक्योरिटी के अंदर क्या रिस्क है कि जितनी अमाउंट का डेट है, यानी जितनी अमाउंट के आपने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, क्या टाइम पर कंपनी रिपेमेंट कर देगी, क्या उन डिबेंचर्स के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा, क्या कंपनी उस डिबेंचर्स को जो भी टाइम पीरियड हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, जो भी हो, क्या टाइम पर इंटरेस्ट पे कर देगी। इस चीज का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की, यानी इस रिस्क का एनालिसिस किया जाएगा। और एनालिसिस करके कंपनी क्या देती है, ओपिनियन देती है। कंपनी कभी भी गारंटी नहीं देती है, कौन सी कंपनी, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं,
ये एजेंसी कभी भी गारंटी नहीं देती है कि आप आइए और इस कंपनी के डेट को परचेज कर लीजिए, नहीं। वो सिर्फ अपना ओपिनियन देती है कि कंपनी ने यानी टाटा कंपनी ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर टाटा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ये है। और ये जो क्रेडिट रेटिंग दी जाती है इन कंपनीज को, ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स के अंदर दी जाती है। तो मैंने इस स्लाइड के अंदर क्या बताया, जिस तरीके से मिस्टर ए को लोन देने से पहले उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया था, उसी तरीके से एक कंपनी को मार्केट से एक तरीके का लोन लेने से पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग की गई है। एक इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग दी जाती है उसको। जितनी ज्यादा क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उस कंपनी को लोन उतनी ही सस्ती रेट से मिल जाएगा और इजीली लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। टाटा कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अप्लाई किया। अप्लाई किसके लिए किया था कि हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या करना है, आपको रेटिंग करना है। इस डेट इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क का एनालिसिस करना है कि क्या कंपनी टाइम पर डिबेंचर्स और उसके ऊपर बनने वाले इंटरेस्ट क्या टाइम पर पे कर देगी या नहीं कर देगी। इस चीज का इस रिस्क का एनालिसिस किया गया और एनालिसिस करके कंपनी ने अपना ओपिनियन दे दिया। सॉरी, कंपनी ने नहीं, एजेंसी ने क्या कर दिया, एजेंसी ने अपना ओपिनियन दे दिया कि टाटा कंपनी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनका हमने एनालिसिस किया और एनालिसिस करके हमने अपना ओपिनियन दे दिया। अब आप देख लो कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। पहली पॉइंट, रेटिंग एजेंसी जितनी भी होती है वो ओपिनियन देती है, गारंटी नहीं देती। दूसरा पॉइंट, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, इन डेट इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों डेट का क्या किया जाता है, रेट इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस किया जाता है। अब हम देखेंगे इसी क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। देखो आगे, देखो क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, यानी एक कंपनी के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर वारंट्स हैं, एडीआर हैं, जीडीआर हैं। ये एडीआर और जीडीआर क्या है, जब एक इंडियन कंपनी इंडिया की मार्केट से पैसा कलेक्ट ना करके, यानी इंडिया के अंदर शेयर्स या डिबेंचर्स को इश्यू ना करके, अगर वो फॉरेन मार्केट से मनी कलेक्ट करती है, किसके थ्रू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू, यानी वो एडीआर और जीडीआर के थ्रू अगर फॉरेन मार्केट से मनी कलेक्ट कर रही है तो उसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं एडीआर एंड जीडीआर। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं वीडियो के अंदर डिस्कस। एडीआर और जीडीआर के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो पहले से बनाई है, वो देख लें। तो देखो कंपनी की सिक्योरिटी में से ये सारी सिक्योरिटीज कंपनी के अंदर है, लेकिन जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है तो रेटिंग देती है सिर्फ और सिर्फ डेट सिक्योरिटी के लिए, यानी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के रिगार्डिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग की जाती है। बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग नहीं कर रहे, रेटिंग कर रहे हैं बिजनेस के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं, उन सिक्योरिटी में से डेट सिक्योरिटी है उनकी क्या कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं। तो इन सभी सिक्योरिटीज में से रेटिंग सिर्फ करनी है, रेटिंग किसकी करनी है, डेट सिक्योरिटी की। अब इक्विटी की, प्रेफरेंस की, इनकी रेटिंग क्यों नहीं करनी, इनके बेस पर भी तो, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो रियल ओनर ऑफ द बिजनेस है। ये तो बिजनेस के ओनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, ये तो वो पैसा है, ये तो वो सिक्योरिटीज है ये। लेकिन यहाँ पर बात आती है डिबेंचर्स की, ये अमाउंट तो पे ही नहीं करती कंपनी। ये अमाउंट तो कंपनी यानी बिजनेस है, वो कंपनी अपने लाइफ टाइम में पे ही नहीं करती। बात यहाँ पर है डिबेंचर्स की, यानी अगर कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है तो लोन लेने से पहले ये चेक किया जाता है कि कंपनी की बैकअप की हिस्ट्री क्या है। क्या कंपनी ने पहले जो लोन लिए थे उन लोन के ऊपर टाइम पर इंटरेस्ट पे कर दिया, और मेच्योरिटी डेट पर क्या लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट कर दी या नहीं कर दी। इसके लिए रिस्क का एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करके क्या की जाती है, बिजनेस को रेटिंग दी जाती है। देखो आपने कभी देखा होगा, अगर किसी ने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स देखे हो तो उनके ऊपर क्या लिखा होता है, उनके ऊपर रेटिंग मिलेगी आपको, AAA, BB, B, C, D। तो वो क्या है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा दी हुई रेटिंग है।
सेकंड पॉइंट क्या है कि रेटिंग एजेंसी सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन देती हैं, वो गारंटी नहीं देती हैं। अब टाटा कंपनी के अगर किसी पर्सन को डिवेंचर्स परचेज करने हैं, यानी अगर टाटा कंपनी को कोई पर्सन लोन देना चाहता है, तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो ओपिनियन दिया है, जो रेटिंग दी है, वो देखकर अनुमान लगा सकता है कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या ये कंपनी टाइम पर पे कर देगी या नहीं कर देगी। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये नहीं कहा कि आप टाटा कंपनी के अंदर क्या करो, इन्वेस्ट करो, नहीं। वो सिर्फ ओपिनियन दे रही है, गारंटी नहीं दे रही। सेकंड क्या है कि रेटिंग कंपनी की नहीं होती, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट की होती है, कंपनी की डेट सिक्योरिटी की रेटिंग की जाती है। इंडिया के अंदर सिक्योरिटी की रेटिंग करने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सेबी के पास रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल, आइक्रा, केयर, स्मेरा, ओनिक्रा, ब्रिकवर्क्स, ये जितनी भी मोस्ट पॉपुलर 8 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन कहाँ होना जरूरी है? सेबी के पास में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिंग का मीनिंग। यह नहीं है कि उससे जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। क्या मतलब इसका? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने टाटा कंपनी को रेटिंग दे दी और रेटिंग मिली है, मान लो टाटा कंपनी को ट्रिपल ए की रेटिंग सबसे बेस्ट रेटिंग। तो क्या टाटा कंपनी डेट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है? ऐसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गारंटी नहीं दे रही है, क्योंकि टाटा कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो इंफॉर्मेशन दी है, उसी दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पर ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको क्या दी है? रेटिंग दी है। अब वो इंफॉर्मेशन कितनी सही थी, कितनी गलत थी, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को नहीं पता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेटिंग का मीनिंग ये नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एकदम सही है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने टाटा कंपनी को ट्रिपल ए की रेटिंग दे दी और टाटा कंपनी डबल ए की रेटिंग के लायक भी नहीं है। लेकिन ये रेटिंग में फर्क कैसे है? क्योंकि टाटा कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इंफॉर्मेशन ही ऐसी दी है कि उसको रेटिंग क्या मिल गई? ट्रिपल ए की। तो यहाँ पर बोला गया था कि हम गारंटी नहीं लेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसीलिए अपना ओपिनियन देती है, गारंटी नहीं देती है। नेक्स्ट है रेटिंग नोट फॉर एवर। रेटिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। मान लो 2024 के अंदर टाटा कंपनी को मिली है ट्रिपल ए की रेटिंग, तो जरूरी नहीं है 2025 के अंदर भी रेटिंग ये ही रहे। क्या पता उस टाइम पर जो डेट की पेमेंट करनी थी वो ना करे, क्या पता उसका पूरा स्कोर, पीछे का जो सिविल स्कोर होता है जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल का, उसी तरीके से उसके जो स्कोर है उस कंपनी का वो खराब हो जाए। तो एक बार जो रेटिंग डिसाइड कर दी, वो रेटिंग हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहेगी, वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग की है वो बिजनेस की एक्सटर्नल रेटिंग कहलाती है। तो फिर इंटरनल रेटिंग कौन करता है? इंटरनल रेटिंग तो बिजनेस खुद ही कर लेता है। बिजनेस ने क्या किया, जब अपने फाइनेंशियल अकाउंट को तैयार किया गया तो फाइनल अकाउंट को तैयार करके बताया कि हमारे इतने नेट प्रॉफिट हैं, हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, इतनी बिजनेस की लायबिलिटी है, इतना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट है और इतना पैसा बिजनेस के रिजर्व के अंदर रखा हुआ है। यानी इंटरनल रेटिंग तो बिजनेस ने अपने आप दे दी अपनी। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा बिजनेस की जो रेटिंग की जाती है वो एक्सटर्नल रेटिंग कहलाती है। ये पॉइंट नोट करो। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर 8 पॉइंट नोट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट है एमएसएमई का रेटिंग करवाना कंपलसरी नहीं है। यानी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको क्रेडिट रेटिंग करवाना कंपलसरी नहीं। लेकिन अगर वो करवाना चाहते हैं तो उनकी क्रेडिट रेटिंग कौन सी एजेंसी करेगी? समेरा क्या करेगी? समेरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो एमएसएमई के जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनकी रेटिंग करती है। 9th पॉइंट है क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रेटिंग। अब आप सबको पता है कि अगर एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? उसका क्रेडिट स्कोर डिसाइड करते हैं। और जब एक बिजनेस, जब एक कंपनी, जब किसी बैंक का हम क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रहे हैं तो उसको हम क्या देते हैं? क्रेडिट रेटिंग देते हैं। क्रेडिट स्कोर चेक होता है इंडिविजुअल का, क्रेडिट रेटिंग दी जाती है किसी भी बिजनेस को, किसी भी बैंक को, किसी भी गवर्नमेंट को। आजकल कंट्री की भी क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है।
तो देखो, क्रेडिट स्कोर के अंदर अप्लाई कौन करेगा? एक इंडिविजुअल अप्लाई करेगा। जैसे मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए के लोन के लिए एसबीआई बैंक में अप्लाई किया था, तो अप्लाई किसने किया था? एक इंडिविजुअल की क्रेडिट स्कोर को चेक किया गया। लेकिन अगर एक बिजनेस की जो सिक्योरिटी है या फिर एक किसी बैंक को, किसी भी गवर्नमेंट को क्या करवानी है? अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी है, तो अप्लाई कौन करेगा? जिस बिजनेस को अपनी डेट सिक्योरिटी का क्या करवाना है? रेटिंग करवानी है, गवर्नमेंट को है या फिर किसी बैंक को अगर अपनी रेटिंग करवानी है, तो वो अप्लाई ये बैंक, ये बिजनेस, ये गवर्नमेंट करेगी। सेकंड है कि ये जो क्रेडिट स्कोर डिसाइड किया जाता है, इस क्रेडिट स्कोर की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो स्कोर होता है नंबर्स के अंदर। नंबर्स के अंदर जैसे हमने बताया गया था कि रेंज क्या होती है, इसकी रेंज 300 से 900 के बीच में होती है क्रेडिट स्कोर की। और अगर किसी को 750 से अबो अगर आपको सिविल है आपका, तो आपका बेस्ट सिविल माना जाता है और आपको लोन इजीली मिल जाता है। और लोन भी आपको थोड़ा सा लो रेट से मिलता है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्की थोड़ी कम लगती है। यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग जो दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग अल्फा न्यूमेरिक के अंदर दी जाती है। मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है कि अल्फाबेटिक आपको रेटिंग दी जाएगी, लेकिन कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक भी रेटिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट है जो इसकी रेंज है, रेंज 300 से 900 के बीच में है क्रेडिट स्कोर की। और क्रेडिट रेटिंग की रेंज क्या है? ट्रिपल ए से लेकर के डी तक है। ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सिंगल बी, इस तरीके से क्या है इनको रेटिंग दी जाती है। और ये रेटिंग घटते घटते कहाँ तक जाती है? डी तक जाती है। सबसे बेस्ट रेटिंग मानी जाती है ट्रिपल ए की, ये एक्सीलेंट रेटिंग है। और ये इस रेटिंग को बिल्कुल जंक रेटिंग माना जाता है, यानी जंक बॉन्ड, जंक डेब्ट की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ मैंने क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड कुछ आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाए। अब हम देखेंगे कि ये जो क्रेडिट रेटिंग करवा रहे हैं, इससे फायदा क्या है? क्रेडिट रेटिंग की वजह से इन्वेस्टर को क्या फायदा है? क्रेडिट रेटिंग की वजह से बिजनेस को क्या फायदा होता है? क्रेडिट रेटिंग की वजह से मीडिएटर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनको क्या फायदा मिलता है? देखो, अब देखो बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अगर किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग दी गई है, तो क्रेडिट रेटिंग देने की वजह से उस कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है? हम बेनिफिट देखेंगे कि उस कंपनी को क्या बेनिफिट मिला। इन्वेस्टर्स को, यानी जो कंपनी को लोन देना चाहता है, उनको क्या फायदा मिलेगा? कंपनी को खुद को क्या फायदा होगा? कंपनी के जो इंटरमीडिएटर्स हैं उनको क्या फायदा होगा? और वर्ल्ड को क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होंगे। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर वो लोग हैं, वो पब्लिक है जो उस कंपनी के डेट को परचेज करना चाहती है, यानी उस कंपनी को एक तरीके से लोन देना चाहती है। उनको क्या फायदा होगा? सबसे पहले असेसमेंट ऑफ रिस्क, उनको रिस्क का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अगर किसी कंपनी को रेटिंग मिली है ट्रिपल ए की, इसका मतलब है कि ये कंपनी अपने डेट का और उस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है, उस टोटल ऑब्लिगेशन का टाइम पर रीपेमेंट कर देगी। अगर किसी कंपनी को रेटिंग मिली हुई है सी, इसका मतलब है कि ये कंपनी अपनी लायबिलिटी का टाइम पर पेमेंट करने के योग्य नहीं है, यानी ये अपने जो डेट ऑब्लिगेशन है उसका टाइम पर रीपेमेंट नहीं करेगी। तो रिस्क का पता चल गया। सेकंड है कि इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट, लो कॉस्ट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो इन्वेस्टर है, यानी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, जो कंपनी को लोन देना चाहते हैं, जो उस कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करके लोन देना चाहते हैं, उनको लो कॉस्ट पर ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस कंपनी की रेटिंग क्या है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जब भी किसी कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट को, डेट सिक्योरिटी का जब रेटिंग दी जाएगी, तो रेटिंग देने के बाद में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट को पब्लिकली न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है और साइट के ऊपर भी डाल दिया जाता है कि इस कंपनी के डेट सिक्योरिटी को इतनी रेटिंग मिली है। तो क्या कोई ज्यादा कॉस्ट लगेगी? नहीं लगेगी। तो इंफॉर्मेशन लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाती है इन्वेस्टर को। एडवांटेज ऑफ कंटिन्यू मॉनिटरिंग, अब ये नहीं कि एक बार अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपने अपनी डेट सिक्योरिटी का अगर एनालिसिस करवा लिया तो वापस नहीं करवाना पड़ेगा, नहीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? कुछ फीस के बदले में कंटिन्यू उस कंपनी की डेट सिक्योरिटी के क्या करती रहती है? मॉनिटर करती रहती है, चेक करती रहती है कि क्या पिछली साल इसको ट्रिपल ए की रेटिंग दी थी मान लो, तो क्या अब की बार भी उसी रेटिंग की हकदार है?
या फिर नीचे गिर करके सी कैटेगरी में आ गई है, या बी कैटेगरी में आ गई है, या फिर सेम उसी कैटेगरी में रही है। प्रोवाइड द इन्वेस्टर ए चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स ए चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की चॉइस मिलेगी। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर ए 5 लाख रुपए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर रहा बल्कि डिबेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब टाटा कंपनी, यहाँ पर उसको चॉइस मिली है, यानी एक से ज्यादा कंपनी में पहले वो कंपनीज की रेटिंग चेक करेगा। टाटा कंपनी को रेटिंग मिली है AAA की, रिलायंस को रेटिंग मिली हुई है मान लो B की, बिरला को रेटिंग मिली हुई है मान लो C की। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट रेटिंग जिसकी होगी उसी कंपनी के अंदर मिस्टर ए क्या कर देगा, अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गिव रेटिंग अनबायस्ड होती है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बदले में फीस लेती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल डेब्ट का क्या करवा सकती है, रेटिंग करवा सकती है। वो अनबायस्ड तरीके से अपना काम करती है, यानी किसी को भाई भतीजावाद की कैटेगरी में नहीं डालती है। तो जो रेटिंग मिलेगी वो बिल्कुल फेयर रेटिंग मिलती है इन्वेस्टर को। नेक्स्ट है बेनिफिट टू रेटेड कंपनी को क्या फायदा होता है, यानी अगर टाटा कंपनी अपनी डेट सिक्योरिटी का रेटिंग करवा रही है तो टाटा कंपनी को क्या फायदा होगा। सबसे पहले ईज इन बोरोइंग। अगर मान लो टाटा कंपनी को रेटिंग मिल गई AAA की, तो AAA रेटिंग मिलती क्या शो कर रहा है कि ये कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशन को टाइम पर पे कर रही है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का टाइम पर रीपेमेंट कर देगी। तो बिजनेस को बोरोविंग करना इजी हो जाएगा। दूसरा, बोरोविंग एट चीपर रेट। अब ये है कि मान लो किसी कंपनी को रेटिंग मिली है AAA की, उसी के साथ पड़ोसी कंपनी है उसको रेटिंग मिली है BB की, तो जो पर्सन यहाँ पर इस रेटिंग वाली सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या कंपनी क्या करेगी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हल्का सा कम इंटरेस्ट पे करेगी, और यहाँ पर थोड़ा सा महंगा क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यानी चीपर रेट पर आपको बोरोविंग्स मिल जाएंगे, आपको उधार मिल जाएंगे अगर आपकी कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर भी आसानी होगी, क्यों, क्योंकि आपको आसानी से अगर लोन अवेलेबल हो जाएगा तो कंपनी अपने जो नए नए प्रोजेक्ट ले रही हूँ प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएगी और बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट है रिकग्निशन ऑफ लेसर नोन कंपनी। लेसर नोन कंपनी है, यानी एक ऐसी कंपनी है जो अभी तक ज्यादा फेमस नहीं हुई है, एक नई नई कंपनी मार्केट के अंदर आई है, उस कंपनी ने अपनी डेट सिक्योरिटी का क्या करवाया है, रेटिंग करवाई। अगर उसको रेटिंग मिल गई AAA की, तो AAA की रेटिंग मिलते ही उस कंपनी के अपने आप क्या करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, उसको लोन लेने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है ऐड टू गुडविल ऑफ द रेटेड कंपनी। अब अगर रेटेड कंपनी है तो उसकी गुडविल अपने आप ग्रो करेगी, क्योंकि उसको लोन इजीली मिल जाएगा और सबकी नजर में क्या रहेगा कि इस कंपनी की जो डेट सिक्योरिटी है उसको रेटिंग AAA की है, यानी अगर हम इस कंपनी की डेट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, और टाइम पर जब मेच्योरिटी डेट आएगी उस टाइम पर हमें लोन की रीपेमेंट भी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये बेनिफिट है इन्वेस्टर को और ये बेनिफिट है कंपनी को। अब हम देखते हैं कि जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं उनको क्या फायदा होता है। अब नेक्स्ट बेनिफिट है बेनिफिट टू इंटरमीडिएटर्स को क्या फायदा होता है। जो मर्चेंट बैंकर्स एंड जो ब्रोकर्स हैं उनकी जॉब आसान हो जाती है, क्यों, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनके सामने कंपनी की जो सिक्योरिटी है उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंपनी की साइट के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर में उस कंपनी की सिक्योरिटी की रेटिंग उन्होंने जरूर देखी है। मान लो उस कंपनी को रेटिंग मिली हुई है A की, अगर उसको मान लो A रेटिंग मिली हुई है तो पोटेंशियल इन्वेस्टर ने देखा कि इस कंपनी की रेटिंग A है, यानी इस कंपनी के अंदर अगर इस कंपनी की डेट सिक्योरिटी के अंदर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को रिस्क नहीं है। तो यहां पर मेहनत किसकी नहीं हुई, मर्चेंट बैंकर्स की और ब्रोकर्स की मेहनत बच गई। उनको कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा चिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। नहीं तो इनका काम क्या है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनको फायदे बताएंगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना फायदा मिलेगा, आप इस कंपनी की डेट सिक्योरिटी को परचेज कीजिए, आपको टाइम पर इंटरेस्ट मिलेगा, मेच्योरिटी डेट पर क्या मिलेगी, आपको आपके लोन की रीपेमेंट मिलेगी। तो इनका काम आसान हो गया।
बेनिफिट टू बिजनेस वर्ल्ड को क्या फायदा हुआ है? बिजनेस वर्ल्ड को फायदा हुआ है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टर पॉपुलेशन, इन्वेस्टर की पॉपुलेशन बढ़ गई है। अभी सामने पर्सन को ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या पता इस कंपनी के अंदर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं और ये डूब जाए। क्यों? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उस कंपनी की डेट सिक्योरिटी को रिस्क एनालिसिस करके उसका क्या किया है, रिपोर्ट पब्लिश की है। इस कंपनी को AAA की रेटिंग मिली है, यानी इस कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, बिजनेस की ओर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर को एक गाइडेंस मिलेगी। अब फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडियन कंपनी को कहाँ तक और कितना जानते हैं, लेकिन अगर साइट के ऊपर उस कंपनी के रिगार्डिंग रेटिंग पड़ी है, यानी न्यूज़पेपर में या साइट के ऊपर उन्होंने उस कंपनी के रिगार्डिंग अगर रेटिंग देखी है, यानी उस कंपनी की एक तरीके से इमेज देखी है कि अगर हम इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाने का, यानी हमारा पैसा डेट नहीं, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर को क्या मिलता है, एक गाइडेंस मिल जाती है, और उससे क्या है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी के अंदर तो कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ये बेनिफिट मिले हैं एक रेटिंग कंपनी को, इन्वेस्टर्स को, इंटरमीडिएटर्स को और बिजनेस वर्ल्ड को। ये फायदा होता है रेटिंग की वजह से। अब पॉइंट है कंपल्सरी क्रेडिट रेटिंग है, यानी ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है कंपनी की जिनकी रेटिंग करवाना कंपल्सरी है। तो देखो, डेट सिक्योरिटी, ऐसी डेट सिक्योरिटी हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने से ज्यादा है, तो उन हर एक डेट सिक्योरिटी की रेटिंग करवाना कंपल्सरी है। इस डेट सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दोनों इंक्लूड है। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर भी रेटिंग करवाना कंपलसरी है। अगर कोई कंपनी फिक्स डिपॉजिट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास में, तो उसकी भी, इस एफडी की भी रेटिंग करवाना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर की भी एक कंपनी को क्या करवाना, रेटिंग करवाना जरूरी है। तो ये वो सिक्योरिटीज हैं जिनका एक कंपनी को रेटिंग करवाना मैंडेटरी है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की रेटिंग करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वो पैसा है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब देखो, इससे आगे वाला पॉइंट हम काफी देर से बोल रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनीज की यानी कंपनी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनकी रेटिंग करती है। तो रेटिंग करने की प्रोसेस क्या है वो देखो। अब हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग की प्रोसेस क्या है, यानी किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा एक कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करना है आपको, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है वो कंपनी की अपील पर की जाती है। यानी कंपनी खुद जाकर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपील करती है, यानी अप्लाई करती है कि आप मेरे कंपनी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी क्या कीजिए, रेटिंग कीजिए। पहला पॉइंट नोट किया। अब देखो, अभी देखने में ये पूरी प्रोसेस कुछ नहीं समझ आ रहा, पूरी खिचड़ी बनी हुई है। अभी देखो, हम 1 बाय 1 स्टेप से लिखते हैं। टोटल 9 स्टेप हैं क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस के। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्लाइंट या इश्यूअर कंपनी। ये कौन सी है? ये वो कंपनी है, ये वो टाटा कंपनी है जो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या करवाना चाहती है, रेटिंग करवाना चाहती है। तो क्लाइंट या फिर इश्यूअर कंपनी। और दूसरी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मान लो केयर, क्राइस्ला, किसी भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से टाटा कंपनी अपने फाइनेंशियल डेट का, अपनी सिक्योरिटी का क्या करवाना चाहती है, क्रेडिट रेटिंग करवाना चाहती है। तो टाटा कंपनी किसके पास जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास में जाती है। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला पॉइंट है रेटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ये कंपनी बोलती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जा करके कि आप मेरी डेट सिक्योरिटी का क्या करो, रेटिंग करो। इन दोनों के बीच में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक टीम बनाती है, यानी कुछ बंदे को एक लाइबिलिटी देती है, कुछ बंदों की एक टीम ऑर्गेनाइज करती है। तो सेकंड काम क्या है प्रोसेस के अंदर, सेकंड स्टेप है अपॉइंट ऑफ एनालिटिकल टीम। इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा टाटा कंपनी की सिक्योरिटी की रेटिंग करने के लिए क्या तैयार की जाती है, एक टीम तैयार करती है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या है, अब ये टीम क्या करती है, इस टाटा कंपनी के पास में आती है और
इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन में क्या कलेक्ट करेगी ये टीम कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दिखाइए। दूसरा कैश फ्लो, तीसरा हमारे पास मार्केट शेयर क्या है और कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, यानी इनसे रिलेटेड यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। कौन? ये टीम कलेक्ट करेगी इस टाटा कंपनी से। तीसरा काम कंप्लीट हुआ। फोर्थ काम में क्या आता है, देखो हमारे पास में अब पहले हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है, देन हमें इस साइड जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप पर क्या आएगा कि मीटिंग द ऑफिशियल। अब ये जो टीम है ना, इन्होंने सबसे पहले 3rd नंबर पर इस टाटा कंपनी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसके बाद ये 4th स्टेप पर क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे इस कंपनी के साथ में। क्या क्या ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, इन इंफॉर्मेशन की अच्छे तरीके से इन इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, यानी इनका अच्छे तरीके से डीपली एनालिसिस करने के लिए इस टाटा कंपनी के साथ ही मीटिंग करेंगे। ठीक है, मीटिंग द ऑफिशियल्स। ठीक है, मीटिंग भी हो गई। अब मीटिंग होने के बाद ये टीम क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। हम 4th स्टेप तक दोबारा रिवाइज करते हैं। पहले टाटा कंपनी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसका है कि हमें अपने डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या करवाना है, क्रेडिट रेटिंग करवानी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक टीम का निर्माण करती है जो इस कंपनी की क्या करेगी, रेटिंग करेगी। टीम क्या करती है, इस कंपनी से कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। 3rd स्टेप कंप्लीट। 4th स्टेप पर क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन मिली है उनका डीपली एनालिसिस करने के लिए उनके साथ मीटअप करती है, यानी ऑफिशियली मीटिंग करती है। अब इस टीम ने यहाँ पर मीटिंग करने के बाद में जो भी रिजल्ट निकाला उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को किसके सामने पब्लिश करते हैं, डिस्कशन अबाउट फाइंडिंग। इन्होंने जो भी डिस्कशन आपस में जो डिस्कस किया था इस टीम ने और इस कंपनी ने जो डिस्कशन किया उससे जो भी निकला था, जो भी रिजल्ट निकला, यानी जो रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट का क्या करते हैं, इंटरनल कमेटी को देते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंदर एक इंटरनल कमेटी होती है, उस कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। अब ये कमेटी क्या करेगी, अब कमेटी उस रिपोर्ट को चेक करेगी। तो कमेटी को क्या कर दी, इंटरनल कमेटी को एक रिपोर्ट सौंप दी जाती है, जो रिपोर्ट यहाँ पर मीटअप करके तैयार की गई थी। 5 स्टेप कंप्लीट। 6th स्टेप पर क्या है कि मीटिंग ऑफ द रेटिंग कमेटी। अब ये जो रिपोर्ट थी, ये इंटरनल रिपोर्ट थी, ये इंटरनल रिपोर्ट वापस से किसको दे दी जाएगी, उसी रेटिंग कमेटी को दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि भाई जो भी एरर दिख रहा है, जो भी कमी है, जो भी पॉइंट होगा वो ये इंटरनल कमेटी इस रेटिंग कमेटी को बता देगी और इनको रिपोर्ट वापस से दे देगी। ठीक है, अब रेटिंग कमेटी का काम क्या होगा, इन्होंने इंटरनल कमेटी से कंफर्मेशन ले ली। अब क्या करेंगे, देखो मीटिंग अप ऑफ द रेटिंग कमेटी, यहाँ इनके पास रिपोर्ट वापस आ चुकी है रेटिंग कमेटी के पास में। अब क्या करेंगे, 7 नंबर पर कम्युनिकेशन टू डिस्कशन। अब ये डिस्कस किसके साथ करेंगे, इसी टाटा कंपनी के साथ में डिस्कस करेंगे। अब रेटिंग कमेटी का काम होगा इस टाटा कंपनी के साथ में डिस्कस करने का कि टाटा कंपनी, हमने आपकी डेट सिक्योरिटी का एनालिसिस किया और एनालिसिस करके हमने आपका ये रिजल्ट निकाला है। तो डिस्कशन करने के बाद में पॉइंट आएगा 8 नंबर, लेकिन 8 नंबर से पहले आपको क्या देखना है, जब ये रेटिंग कमेटी इस रिपोर्ट को, जो उन्होंने रिजल्ट निकाला है, जो टाटा कंपनी को जो रेटिंग दी है, उस रेटिंग को ये टाटा कंपनी के सामने पेश करेंगे। जैसे ही पेश करेंगे तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो टाटा कंपनी को इन्होंने जो रेटिंग की है वो पसंद आ जाएगी और या तो टाटा कंपनी को इन्होंने जो रेटिंग दी वो पसंद नहीं आएगी। तो 2 केस राइज होंगे। डज इश्यू एक्सेप्ट रेटिंग, क्या जो रेटिंग इश्यू की है उस रेटिंग को एक्सेप्ट कर लेगी कंपनी। अगर एक्सेप्ट कर लेगी यस, या फिर नो। तो नो का केस हम बाद में देखेंगे। अगर कंपनी ने, इस टाटा कंपनी ने रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो भी रेटिंग दी गई, अगर वो रेटिंग एक्सेप्ट कर ली गई तो 8 नंबर पर स्टेप क्या होगा, इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वेबसाइट के ऊपर क्या डाल देगी, उस कंपनी की, टाटा कंपनी की जो रेटिंग दी गई है वो रेटिंग अपलोड कर देगी, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक को इन्फॉर्म कर देगी कि टाटा कंपनी को ये रेटिंग मिली है। इन्फॉर्म कर दिया पब्लिक को। उसके बाद 9 स्टेप पर पॉइंट है कि रिवीजन ऑफ द रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक बार रेटिंग कर दी अगर टाटा कंपनी की,
तो ये नहीं है कि फ्यूचर में रेटिंग नहीं करनी। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ये लाइबिलिटी बन गई है कि वो रिवाइज करती रहेगी इस रेटिंग को टाइम टू टाइम। तो ये है 9 स्टेप के अंदर पूरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। पॉइंट अपना एक बचा हुआ है कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने टाटा कंपनी को जो रेटिंग दी गई अगर वो पसंद नहीं आई तो टाटा कंपनी के पास में एक बार सिंगल राइट दिया गया है कि वो एक बार अपील कर सकती है। एक बार वो सिंगल टाइम अपील कर सकती है। इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आपने ये क्या क्या रेटिंग दी है, हमने आपको सही इंफॉर्मेशन दी थी और आपने रेटिंग क्या निकाली है। तो वंस यानी सिंगल टाइम अपील करने का राइट भी है टाटा कंपनी के पास में। अगर रेटिंग पसंद नहीं आती है तो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्या किया जाएगा, डिटेल ऑफ अनएक्सेप्टेड रेटिंग डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वेबसाइट के ऊपर क्या डालेगी, वो जो भी रेट दी है वो अपलोड तो करेगी, लेकिन साथ में क्या लिखेगी कि जो भी हमने डिटेल दी है वो डिटेल, जो भी हमने रेटिंग दी है वो रेटिंग कंपनी के द्वारा अनएक्सेप्टेड है, ये भी साथ में मेंशन करके और उस रेटिंग को वेबसाइट पर अपलोड कर देगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो टोटल 9 स्टेप में हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा एक कंपनी को जो रेटिंग दी जाती है उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग उस रेटिंग की प्रोसेस बता दी है 9 स्टेप में। सबसे पहले दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक टीम तैयार करती है। टीम का काम है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। 4th नंबर पर इंफॉर्मेशन का क्या करेगी, उनका मीटअप करके कंपनी के साथ में मीटअप करके उन इंफॉर्मेशन का क्या करेगी, डीपली एनालिसिस करेगी, उनको अंडरस्टैंड करेगी। इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद रिपोर्ट तैयार करके इस रिपोर्ट को ये इंटरनल कमेटी के पास भेज देंगे। इंटरनल कमेटी देखेगी कि इस टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जब इंटरनल कमेटी इस रिपोर्ट को देखने के बाद में वापस से इस रिपोर्ट को किसके पास भेज देती है, रेटिंग कमेटी के पास भेज देती है। और रेटिंग कमेटी फाइनली क्या करती है, फाइनली किसको बताएगी, इस टाटा कंपनी को बताती है कि हमने आपको क्या किया है, ये रेट दी है। अब हो सकता है कि जो रेट दी गई है वो रेट टाटा कंपनी को पसंद आ जाए और हो सकता है कि पसंद ना आए। अगर पसंद आ गई और पसंद ना आई, दोनों ही केस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करेगी। लेकिन पॉइंट क्या नोट करना है कि अगर पसंद नहीं आई तो वो साथ में लिखेगी कि ये अनएक्सेप्टेड रेटिंग है। और अगर रिपोर्ट पसंद आ गई है तो रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देगी, यानी पब्लिक को इन्फॉर्म कर देगी। और 9 पॉइंट है कि ये ऐसे ही रिवाइज होती रहेगी। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग दी है टाइम पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को, इस रैंकिंग को, इस रेट को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट करते दिया जाएगा। तो ये हमने क्या देखा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो रेटिंग दी जाती है उस रेटिंग की प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली। अब काफ़ी टाइम हो गया हमें क्रेडिट रेटिंग के बारे में डिस्कस करते हुए। अब हमें अपनी उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पढ़ना है जो हाल फिलहाल के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेटिंग करने का काम करती है। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात कहाँ से आ गई, यानी टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी हैं जो पूरे यानी 95% मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर रखा है। यानी हम इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का टैग भी दे सकते हैं उनको। उसके अंदर सिर्फ 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंक्लूड हैं और बाकी हमारे पास लगभग 8 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं। क्राइस्ला, आइक्रा, केयर, स्मेरा, ओनिक्रा, फिच, ऐसे देखेंगे हम इनको डिस्कस करो। अब हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक नेशनल लेवल सीआरई और एक है इंटरनेशनल लेवल सीआरई। तो पहले हम नेशनल लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं। तो टॉप मोस्ट जो सबसे पॉपुलर 8 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, पहली है क्राइसिल, आइक्रा, केयर, ओनिक्रा, स्मेरा। इधर मैंने ऑब्लिक लगा के आगे लिखा हुआ है अक्यूट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या था कि पहले स्मेरा एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी,
बट एट प्रेजेंट क्या है कि अक्यूट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसको अक्वायर कर लिया है, इस बॉडी को अक्वायर कर लिया। तो अक्यूट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो होल्डिंग कंपनी बन गई है अब, और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो नाम किसका चलता है अब, अक्यूट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शो की जाती है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है और समेरा इसकी सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ब्रिक्स वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया INDRA भी बोलते हैं। उसके बाद 8th है इंफॉर्मेसिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 8 क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है नेशनल लेवल की। सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, वो हम बाद में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे। अब है इंटरनेशनल लेवल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये 3 CRA ऐसी हैं जिन्होंने 95% क्रेडिट रेटिंग का मार्केट इन तीनों ने कैप्चर कर रखा है। तो सबसे पहले है S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी और फिच रेटिंग। ये 3 टॉप लेवल की यानी इंटरनेशनल लेवल की क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। वापिस से रिवाइज करो, S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, सेकंड है मूडी और थर्ड है फिच रेटिंग। तो ये हमने कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखी हैं। अब क्या करेंगे, अब इन सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। अब देखो, हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्राइसिल। इनके अंदर याद क्या रखना है आपको, सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फुल फॉर्म, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उनका इनकॉर्पोरेशन किस ईयर के अंदर हुआ था, बस इतना ही ध्यान रखना। तो क्राइसिल की फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट क्राइसिल कहां पर, फर्स्ट CRA इन इंडिया 1987 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड की गई थी और 1 साल के बाद में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट CRA थी इंडिया की क्राइसिल। उसके बाद है कि इसका इनकॉर्पोरेशन किसने किया था, इसको इनकॉर्पोरेशन और प्रमोशन का काम था इसका ICIC, UTI और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। इन सब ने मिल करके क्या बनाई गई थी, एक कंपनी बनाई गई थी, एक CRA बनाई थी, उसका नाम था क्राइसिल। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। और क्राइसिल के अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी है, S&P की है, यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। नेक्स्ट अपने पास है आइक्रा। आइक्रा की फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, 1991 के अंदर। ये क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आइक्रा भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव हरियाणा। और नेक्स्ट है हमारे पास आइक्रा की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है आइक्रा के अंदर, वो है मूडी की। तो ये क्राइसिल और आइक्रा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जो HPSC एग्जाम में हुआ था लास्ट टाइम, HPSC एग्जाम लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से गुड़गांव वाला। अब देखो हमारे पास थर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, नेक्स्ट है केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है। ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसको सेटअप किया था 1993 के अंदर। ये सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी थी, सबसे बड़ी क्राइसिल, और सेकंड कौन सी है, CARE, केयर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है ओनिक्रा। ओनिक्रा को किसने बनाया था, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसको एस्टेब्लिश किया था ओनिडा फाइनेंस ने। तो ये क्या है, एक प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको 1993 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और इसको सेटअप किया था ओनिडा फाइनेंस ने। ये क्या है,
ये जो ओनिक्रा है, ये ओनिक्रा एक प्राइवेट एजेंसी है। उसके बाद इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है समेरा। समेरा का एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया था कि ये अक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च जो लिमिटेड है, यानी इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई है। अक्यूट ने इसको क्या कर लिया है? अक्वायर कर लिया गया है। तो अक्यूट होल्डिंग कंपनी है और समेरा सब्सिडरी कंपनी है। तो अभी कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एग्जिस्टेंस में है? ये खत्म नहीं हुई है समेरा, बट ये इसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई है। तो अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है? चलन के अंदर है। एम क्या था? इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एम है कि एमएसएमई की क्या करना है? रेटिंग करना। वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि एमएसएमई की रेटिंग करवाना कंपलसरी नहीं है। सेबी ने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, हालांकि कि एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा उनकी रेटिंग करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कोई एमएसएमई चाहता है कि मेरी क्रेडिट रेटिंग हो, तो उसके लिए कौन करता है उसकी क्रेडिट रेटिंग? पहले स्मेरा करता था, अब ये स्मेरा की जगह कौन सी कंपनी आ गई है? अक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड। हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और 2018 में अक्यूट की क्या बन गई थी? एक सब्सिडरी कंपनी बन गई थी। यानी 2005 से लेकर के 2018 तक स्मेरा ने काम किया। उसके बाद स्मेरा अक्यूट की सब्सिडरी कंपनी बनने के बाद अब फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही है? अक्यूट कर रही है। उसके बाद है इन्फॉर्मेसिस वैल्यूएशन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्फॉर्मेसिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये सेटअप कब हुई थी? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप बताइएगा कि इन्फॉर्मेसिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड को कब सेटअप किया गया था। उसके बाद देखिए 7 नंबर सीआरए। अब 7th नंबर पर अपने पास ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सीआरए का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। इसको सेटअप किया था 2008 के अंदर। और अक्टूबर 2022 के अंदर क्या हुआ था कि इस ब्रिक वर्क्स के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। रीजन क्या था? क्योंकि इसने सावधानी से और अनबाइस्ड, एक तो इसने सावधानी नहीं बरती जब क्रेडिट रेटिंग की, उस टाइम पर इसने एक तो सावधानी से काम नहीं किया, दूसरा इसने अनबायस्ड तरीके से क्या की थी? क्रेडिट रेटिंग की थी। तो ड्यू टू लेक ऑफ डिलीजेंस का मतलब है कि उसने सावधानी की कमी और डिस्क्रिपेंसी यानी विभेद के कारण इसके लाइसेंस को क्या कर दिया? सेबी ने कैंसिल कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ कानूनी कार्रवाई चली और सेबी से कंसल्ट करने के बाद में ब्रिक वर्क को दोबारा से लाइसेंस इश्यू कर दिया गया था। लेकिन एक बार अक्टूबर 2022 के अंदर ब्रिक वर्क के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था और रीजन था, बाद में कानूनी कार्रवाई और सेबी से कंसल्ट करके लाइसेंस को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। नेक्स्ट सीआरए है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? ये फुली ओन्ड बाय फिच ग्रुप की, ये क्या है? पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है? फिच ग्रुप का इसके ऊपर कंट्रोल है। हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। तो ये हमने टोटल 8 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को डिस्कस कर लिया है। अब नीचे मैंने लिखा है इधर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग स्केल। टोटल क्या है? इसमें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो रैंकिंग देती हैं, जो रेटिंग देती हैं, वो रेटिंग देती हैं अल्फा न्यूमेरिक में या फिर अल्फा के अंदर। अब अल्फा मैक्सिमम क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जब वो सिक्योरिटी को क्या दिया जाता है? रेटिंग दी जाती है। तो रेटिंग दी जाती है अल्फा के अंदर, यानी अल्फामेटिक नंबर के अंदर इनको रेटिंग दी जाती है। या तो ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सिंगल बी, सी और डी। और सबसे बेस्ट जो रेटिंग है वो है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए जो रेटिंग है वो एक्सीलेंट रेटिंग है। और सबसे खराब रेटिंग है डी। डी रेटिंग है वो बिल्कुल संक रेटिंग है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ होता है फिनिश। हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एट टाइम वर्किंग में है और उनका काम क्या है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को
एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, हमारा लगभग टॉपिक पीजीटी कॉमर्स का लगभग सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो चुका है। कुछ बाकी है मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का और एचआरएम का और ओबी। इसमें से अपना सिर्फ इतना ही टॉपिक बाकी है, वो हम कंटिन्यू वीडियो चल रही है उसमें डिस्कस करेंगे। साथ साथ जैसे ही ये सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सपोर्ट कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉपिक यहाँ होता है अपना फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।